अब बताएंगे उसके लेवल को, उसके अनुसार बता देंगे, हल्का सा जानते हैं ना। देखिए कभी आप लोग बेसिक दे देंगे, ये सब विधवत दे देंगे, किसी संडे को पूरा बेसिक दे देंगे। चलिए देखिए, जैसे हम पहले बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के पहले धारा का, आवाज बंद करिएगा। वैद्युत धारा यानी ये वैद्युत धारा है। तो वैद्युत धारा I बराबर हम पढ़े हैं आवेश Q अपान में समय T, आवेश प्रवाह बटे को दर बोलते हैं। आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो आवेश प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और आप पढ़े हैं I बराबर Q/T, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। कोई दिक्कत है? तो आवेश के मात्रक, धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। कोई दिक्कत है? इस कंडीशन में हम ये बताना चाहेंगे, ये तो वैद्युत धारा की बात आती है। धारा एक अदिश राशि है, ये भी पढ़ चुके हैं। धारा क्यों बहता है, कैसे बहता है, इसका रीजन भी समझ लीजिए। तो जैसे देखा जाए, अगर ठोस चालक लिया जाए, ठोस चालक, तो ठोस चालक में आप लोग पढ़े होंगे गतिशीलता। आवेशवाहकों की गतिशीलता है ना। तो उसमें क्या पढ़े थे? एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेशों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेशों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। अब आवेश जो होता है, यानी आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ऋण आयन भाग ले सकता है, ऋण आयन है ना। ऋण आयन में क्या होता है, जैसे आप H2SO4 ले लीजिए, H2SO4 में 2H प्लस और SO4 माइनस में, ये आपका धन आयन है। ये HCl में H प्लस और Cl नेगेटिव। कोई दिक्कत है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट में Ca पॉजिटिव और SO4 सल्फेट नेगेटिव। ये धनायन है और ऋण आयन है, तो इसको बोलते हैं। अब एक होता है प्रोटॉन, ये पॉजिटिव होता है, और हम इसको माने कोटर भी आता है। कोटर आवेशवाहक में कोटर पे भाग लेता है। कोटर एक रिक्त स्थान है, बताए थे अभी। रिक्त स्थान को कोटर कहते हैं, जो पी टाइप का अर्धचालकों में पाया जाता है। पी टाइप का अर्धचालकों में पाया जाता है। कोई दिक्कत है? तो कोटर। अब बात कर रहे हैं कि अगर ठोस अर्धचालक लेते हैं, तो हमने बताया था कि ठोस अर्धचालकों में आवेशवाहक का कार्य, जैसे धारा किन किन कंडीशनों में बहती है, तो आपने पढ़ा होगा कि धारा चालक में बहती है, लेकिन चालक में बहती है तो उसमें चालक में क्यों बहते हैं, आखिर इसमें कौन सा आवेशवाहक होते हैं? तो देखिए, चालक में जैसे आपने सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, जितने धातु लेंगे, इसमें आवेशवाहक के जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, वही गमन करते हैं। बाकी धनायन तो है, उसके क्रिस्टल में स्थित होते हैं, उसके नाभिक से दृढ़तापूर्वक
जकड़े होते हैं। तो जो ठोस चालक होता है यानी धातुएं जो होती है, धातुओं में आवेश वाहक केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातुओं में यानी ठोस चालक में आवेश वाहक केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि यदि अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, तो अर्धचालकों में आवेश वाहक, अभी हमने क्या बताया था, अर्धचालकों में आवेश वाहक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। याद रखिएगा अर्धचालक, ये भी ठोस है, ठीक है। तो अर्धचालकों में आवेश वाहक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पारा लिक्विड फॉर्म में है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। कोई समस्या है? ये पारा जो है हाइड्रोगायन HG, वो लिक्विड फॉर्म पाया जाता है। तो लिक्विड, ये जरूर नहीं कि द्रव में, अच्छा द्रव की बात आती है, पहले द्रव के बारे में पढ़िए। द्रव में आवेश वाहक धनायन प्लस ऋणायन भाग लेते हैं, ऋणायन भाग लेते हैं। कोई समस्या है? लेकिन द्रव, हमारा पारा HG भी लिक्विड फॉर्म में आता है। पारा जो है लिक्विड फॉर्म आता है, द्रव अवस्था में आता है। लेकिन द्रव अवस्था में आने का मतलब ये नहीं कि ये धनायन और ऋणायन भाग लेते हैं, नहीं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। केवल पारा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो पारा को छोड़कर जितने लिक्विड फॉर्म आएंगे उन्हें वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तो जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ में यानी धनायन और ऋणायन भाग लेते हैं। कोई समस्या है? नहीं, वैद्युत अपघट्य जैसे आपने, हम पढ़ाए थे कि जैसे आप शीशा संचायक सेल में पढ़ा था, क्षारीय सेल, वोल्टेज सेल में पढ़े थे आप लोग। उसमें जो बैटरी थी, जैसे कैथोड और एनोड प्लेटें प्रयोग की जाती थी, है ना, उसके बीच में एक धन प्लेट है, एक ऋण प्लेट था। इसके बीच में एक चौकोर पात्र में रखे थे और हमने क्या करते थे, इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते थे, SO4 डाल देते हैं, H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये हमारा लिक्विड है, इस लिक्विड को ही वैद्युत अपघट्य पदार्थ बोलते हैं। इस लिक्विड को ही, द्रव को ही वैद्युत अपघट्य पदार्थ बोलते हैं। और इस वैद्युत अपघट्य में, जैसे इस बैटरी में जो आवेशवाहक का कार्य करता है, बैटरी के अंदर जो आवेशवाहक का कार्य करता है, धनायन और ऋणायन। धनायन माने वही OH प्लस और ऋणायन माने SO4। कोई समस्या है? तो ये इसके अंदर जो लिक्विड होता है, यानी उसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ, इसकी यह विशेषता होती है कि ऑटोमेटिक डालने पर एक प्लेट धनावेशित, एक प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। इसकी यह विशेषता तो है कि जैसे लिक्विड डालेंगे तो एक प्लेट धनावेशित, दूसरे प्लेट ऋणावेशित। ये पढ़ाए थे हम, किरचॉफ के जो नियम पढ़ाए थे, सरल परिपथ में ये पढ़ाए होंगे, उसमें जाके पीछे पढ़ सकते हैं, है ना, या हमारे मोबाइल में देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल हिस्ट्री दिए थे। अब आइए इस कंडीशन के आधार पर, यानी वैद्युत अपघट्य पदार्थों में, अच्छा गैसों में धारा बहती है। सामान्य गैसें जो होती है वो चालक होती है, सामान्य गैसों में धारा, लेकिन दाब को निम्न कर दिया जाए, दाब को क्या कर दिया जाए, और वोल्टेज को हाई कर दिया जाए, उच्च वोल्टेज कर दिया जाए। एक निर्वात में लिया जाए, इसमें दाब को कम कर दिया जाए और इसके शुरू में उच्च वोल्टेज किया जाए, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, इसमें धारा बहने लगेगी। तो जब धारा बहेगी, यानी धारा किससे क्या बहती है, तो धनायन और प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। धनायन और
इलेक्ट्रॉन करंट, ये दिमाग में रखिएगा। यानी सभी परिपथों में अलग अलग आवेश वाहक होते हैं। भिन्न भिन्न परिपथों में आवेश वाहक भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे ठोस चालक की बात करते हैं तो उसमें वल्ली मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक की बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। द्रव की बात करते हैं तो धनायन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। और गैस की बात करते हैं तो धनायन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। द्रव में वैद्युत अपघट्य पदार्थ। कोई समस्या? यानी इससे देखने को मिला कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। सब में आवेश अलग अलग बहता है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल धारा इलेक्ट्रॉन के कारण बहता है। आवेशन की क्रिया बोल सकते हैं कि आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। कोई भी धातुएं या कोई भी वस्तुएं आवेशित होती है केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा या तो मुक्त होगा। माने केवल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण बोल सकते हैं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे तो गलत बात है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो वस्तुएं केवल धनावेशित होती है और ऋणावेशित तो होती है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें आता है। तो हम इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण बोल सकते हैं कि धातुएं आवेशित, माने वस्तुएं आवेशित, धातुएं नहीं, वस्तुएं आवेशित होती है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण। यानी आवेशन की क्रिया 3 प्रकार से हो सकता है, पढ़ाया गया होगा। विद्युत प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा और घर्षण द्वारा। नहीं समझ रहा है? प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा और घर्षण द्वारा। चालन क्या है? हेजा धारा लगाएंगे, धारा निकल लगे तो ये पूरा आवेशित हो जाएगा। चालन विधि में एक कण दूसरे के कण को ऐसे क्रिया देता है ना, अपने के एनर्जी देता है। चालन विधि में इलेक्ट्रॉन इसमें धारा करंट फ्लो कराएंगे तो आवेशित हो जाएगा। प्रेरण विधि, इसमें धारा नहीं प्रवाहित करना है, किसी अन्य वैद्युत क्षेत्र में रख दे तो यह आवेशित हो जाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो यह आवेशित हो जाता है, वो प्रेरण विधि है। और इसको रगड़ दे तो कौन सी विधि? घर्षण विधि। कोई दिक्कत है? जैसे ठंडों के दिनों में बताया था कि ठंडों के दिनों में लोग जैसे इनर पहने होते हैं ज़्यादा टेंडर, बहुत लोग ऐसे होते हैं इसमें 10-10 दिन 15-15 दिन नहाते नहीं हैं, तो बार बार ऐसे फ्रैक्शन होता रहता है। और वो जिस दिन कपड़ा खोलता है वो कपड़े कितना प्यार होता है त्वचे से कि आके चिपकने लगता है, साथ में कपड़े के जो रोए हैं वो भी खींचे लगता है कि आओ तो मेरे पास आओ। माने फ्रैक्शन बढ़ जाता है जिससे रोए खड़े होने लगते हैं, यानी वो घर्षण के कारण। यानी घर्षण के कारण कपड़ा और शरीर का त्वचा आवेशित हो जाता है। कोई समस्या है? तो यहाँ तक क्लियर है कि धारा किसे कहते हैं? अब आइए अभी तक के आप तो धारा पढ़े थे। अब धारा 2 प्रकार की होती है। धारा 2 प्रकार की होती है। आप एसी धारा का नाम सुने होंगे और डीसी का नाम सुने होंगे। इसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, इसको जिष्ट धारा बोलते हैं। यानी डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो ये अल्टरनेटिव करंट है। एसी के मतलब कि अल्टरनेटिव करंट, डीसी के मतलब कि डायरेक्ट करंट। तो ये अल्टरनेटिव करंट है, ये डायरेक्ट करंट है। कोई दिक्कत? यानी धारा 2 प्रकार से होती है, अल्टरनेटिव और डीसी करंट। अब अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट क्यों है तो ध्यान दीजिए। जैसे आप डायनामो बनाते हैं, हम इसको बताए थे एसी डायनामो के बारे में पढ़िए। डायनामो, एसी डायनामो में हम बताए थे कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है ना, देखिएगा, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, इस कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक पैदा हो जाती है और ये पूरी परिपथ ढकी हो जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है।
और ये धारा किस दिशा में बढ़ रही है, देखिए हाई बाएं हाथ है ना, फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के नियमानुसार बताया था हाई चालक की गति है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति है, हाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और उसमें कुंडली में प्रवाहित धारा है। तो जब किसी कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, देखो दक्षिणावर्त घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे कुंडली घूम रही है। यदि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और कुंडली घूम रही है ऐसे, कोई दिक्कत है? तो जब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो इस भुजाओं को काटेगी, चुंबकीय बल रेखाएं इस भुजा को काटेगी। तो इस भुजा में देखिए कि धारा कैसे, तारा ऐसे लपेटा गया है, इस भुजा को काटेगी। ये बताइए ऐसे गति कर रहा है ना, ऐसे, तो ऐसे होगा ना, अंगूठा इधर चालक की दिशा में और है चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। ये बताइए ऐसे देख रहे हैं, ऐसे अंगूठे चालक, ये देख रहे हैं ना, चालक ऐसे गति कर रहा है, ये वाला ऐसे गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो इसमें धारा कैसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है ऊपर की तरफ, यानी इसमें धारा ऐसे बढ़ रही है। तो इसमें धारा ऐसे बढ़ रही है, तो इसमें धारा कैसे बढ़ रही है, इसमें धारा ऊपर बढ़ रही है, इसमें धारा क्लियर कीजिएगा, इसमें ऊपर, इसमें यहां से चलना है। कुंडली अभी यहां से घूमकर आधा 90 अंश पर घूमी, फिर 180 अंश, अब आगे यहाँ पर जबकि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, कुंडली ऐसे घूम रही है। ये बताओ इसमें धारा कैसे बढ़ रही है, अब धारा ऊपर बढ़ रही है, पहले धारा इसमें ऐसे बढ़ रही थी, अब धारा कितने चक्र में, आधे चक्र में ना, अब जाके कुंडली एक चक्र हुआ। तो पहले आधे चक्र में धारा की दिशा ऐसे और दूसरे आधे चक्र में धारा की दिशा ऐसे। तो पहले आधे चक्र में धारा की दिशा ऐसे कुंडली में, दूसरे आधे चक्र में धारा की दिशा ऐसे। इसलिए पूरे एक चक्र में धारा 2 बार बदल रही है, 2 बार बदल रही है। क्या? तो एक बार इसकी दिशा ऐसे, एक बार इसकी दिशा। तो पहले आधे चक्र में धारा का मान 0 से अधिकतम से बताए थे ना, पहले आधे चक्र में धारा का मान 0 से अधिकतम से, लेकिन दिशा एक तरफ। दूसरे आधे चक्र में धारा का मान 0 से अधिकतम से, लेकिन दिशाएं विपरीत होगी। तो जब धारा पहले आधे चक्र में 0 से अधिकतम से 0, लेकिन दिशाएं अलग, दूसरे आधे चक्र में धारा का मान 0 से अधिकतम से 0, लेकिन दिशाएं उसकी विपरीत दिशा में। यानी इस प्रकार के धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं? क्यों प्रत्यावर्ती धारा? क्योंकि धारा का मान एवं दिशा समय के साथ बदल रहा है ना, तो मैं बोल सकते हैं कि वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदल रहा हो, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कोई दिक्कत है? वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदल रहा हो, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दिष्ट धारा क्या होती है? दिष्ट धारा में क्या होती है कि केवल इसकी दिशा बदलती है, परिमाण बदलता है, दिशा। जैसे डीसी डायनामो ले लीजिए, आगे पढ़ेंगे डीसी डायनामो में। डीसी डायनामो में देखिए, इसमें एसी डायनामो में विभक्त बलय, सर्फी बलय होता है, पूरा टच होता है, और इसमें डीसी डायनामो में विभक्त बलय होता है। पहले आधे चक्र में जैसे बहती है, दूसरे चक्र में नेगेटिव बहने वाली तो कनेक्शन छोड़ जाता है। तो देखिए डायनामो 2 प्रकार के होते हैं, एसी डायनामो, डीसी डायनामो। तो इसमें देखिए डीसी डायनामो में, एसी डायनामो की बात करते हैं, इस डायनामो में धारा ऐसे बहती है, धारा समय ग्राफ में ऐसे, ये आपका एसी डायनामो का है। जबकि डीसी डायनामो में क्या होती है, तो डीसी डायनामो में धारा देखिए 0 से अधिकतम से 0, फिर 0 से अधिकतम से 0, ऐसे चलती है। तो ये डीसी डायनामो का ग्राफ है, इसका नेगेटिव नहीं होता है, इसका धारा या तो 0 हो गया तो अधिकतम होगा, अधिकतम से 0। तो इसका परिमाण बदल रहा है,
इसका परिमाण क्या हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन दिशा नहीं बदल रहा है। इसलिए इसको डायरेक्ट करंट एंड डिश धारा यानी एक निश्चित दिशा में होती है, इसलिए डिश धारा कहते हैं। तो डीसी धारा किसे कहते हैं, तो वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा, वह धारा जिसका केवल परिमाण बदले, दिशा नहीं। तो जिसका केवल परिमाण बदलता है, दिशा नहीं बदलता है, उसे डिस्ट धारा कहते हैं। कोई समस्या है? यानी ये डीसी डायनेमो का समय ग्राफ है, आता है पेपर में कभी कभी, ग्राफ याद रखिएगा। डीसी डायनेमो का ग्राफ है और ये एसी डायनेमो का ग्राफ है ना। जैसे ये प्लस आई है, नीचे माइनस आई है, भाई समय दे दिया। ऊपर प्लस आई है, नीचे माइनस आई होता है, समय दे दिया। ये डीसी है और ये एसी है। एसी माने अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव माने प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा का मतलब कि दिशा और परिमाण दोनों बदलते हैं ना। देखिए दिशा क्या बदल रही है, आधे चक्र में पॉजिटिव, आधे चक्र में नेगेटिव ना। तो जब धारा बल्ब में पॉजिटिव बहेगा तो बल्ब जलेगा, और जब नेगेटिव बहेगा तो बल्ब बुझ जाएगा। यही रीजन है कि इन्वर्टर, देखिए इन्वर्टर का समय ग्राफ खींचना एकदम सीधा चलता है। इन्वर्टर का धारा जो एकदम एक नियत होता है। डीसी डायनेमो का धारा घटता बढ़ता है लेकिन पॉजिटिव होता है। एसी डायनेमो को घटता बढ़ता भी है और दिशा भी बदलती है। यही रीजन है कि इन्वर्टर से जब पंखा चलाते हैं या बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब जलाते हैं तो रोशनी तेज मिलती है, या पंखा चलाते हैं तो तेजी से चलता है। इन्वर्टर से पंखा तेज चलता है, परंतु एसी लाइट से पंखा स्लो चलता है। क्यों? एसी लाइट से पंखा क्यों, एसी करंट से पंखा क्यों स्लो चलता है? कोई रीजन बताएगा? एसी करंट से पंखा स्लो क्यों चलता है? डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है, पहले आता है तो मीटर में जुड़ता है, मीटर से बोर्ड में आता है, बोर्ड से नहीं। इन्वर्टर पे तो डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है। इन्वर्टर मेन टाइप है, वहां पर रख देंगे जहाँ कनेक्शन वहीं से इन्वर्टर, तभी भी पंखा तेज चलेगा। अब आइए डायरेक्ट क्यों डीसी क्यों लाइट तेज होती है, क्यों, मैंने इसका रीजन समझिए। प्रतिवर्ती धारा डायनेमो में देखिए, एसी डायनेमो में जब धारा पॉजिटिव बहेगी तो बल्ब या पंखा जलेगा, और जब नेगेटिव होगी तो पंखा बंद हो जाएगा ना। अच्छे पंखे में जैसे आपने जो एसी प्रयोग किया उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। पंखे में जो धारा प्रयोग किया उसकी कितना है, 50 हर्ट्ज है। जो आप घरों में बिजली प्रयोग करते हैं उसकी आवृत्ति 50 होती है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है, और 5 एम्पियर धारा होती है, और 220 वोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो घरों में जो हम बिजली प्रयोग करते हैं एसी वोल्टेज, उसकी एम्पियर में 5 एम्पियर होता है, विभवांतर में 220 वोल्ट, और आवृत्ति में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। अब बात आती है कि डीसी का क्या नियत होता है। तो डीसी का कोई नियत, डीसी तो कई प्रकार का होता है ना, 12 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, 8 वोल्ट की बैटरी, 24 वोल्ट की बैटरी बनते हैं ना। लेकिन घरों में जो हम एसी प्रयोग करते हैं 220 वोल्ट का ही प्रयोग करते हैं। अब आती है कि एसी धारा, लेकिन जो घरों में जो सारे उपकरण लगाते हैं कौन से क्रम में लगते हैं, समांतर क्रम में लगते हैं ना। घरे में जितने उपकरण लगते हैं समांतर क्रम लगते हैं। अब आइए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वो समांतर क्रम में लगते हैं। अब आइए एसी कंडीशन में क्या होती है, क्यों पंखा स्लो चलता है एसी में और डीसी में फास्ट चलता है? आइए हम बताते हैं। जब इसमें धारा बहता है तो जैसे धारा जाता है तो 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव धारा बहती है। एसी धारा 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव धारा बहती है, और 50 बार पॉजिटिव नेगेटिव बहने के कारण फ्लक्स परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? धारा को बार बार बदलने के कारण क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण एक क्या होता है, एक प्रेरित विद्युतवाहक बल पैदा हो जाती है। और यह प्रेरित विद्युतवाहक बल क्या करती है,
पंखे की गति का क्या करती है? विरोध करती है कि नहीं है? पंखे की गति का क्या करती है? क्योंकि प्रेरित विद्युत बल क्या है? यह स्वयं उसी से उत्पन्न होता है जिसका ये विरोध करता है कि नहीं है? इसलिए एसी लाइट जो है, एसी लाइट से पंखा जो है स्लो चलता है सिवाय डीसी के। कोई समस्या है? आ रहे नहीं सुनने? ये बताइए, एसी धारा क्या होती है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। एसी धारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, ये तो क्लियर है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव और दिशा और परिमाण दोनों बदल रहा है एसी धारा का। एसी धारा का परिमाण और दिशा दोनों बदल रहा है। तो परिमाण और दिशा बदलने के कारण यानी धारा में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात कह सकते हैं कि धारा में परिवर्तन हो रहा है। तो जब किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन होता है, पंखे कुंडली में बना है ना, पंखे में कुंडली है ना, तो जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन हो रहा है अर्थात फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, और जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न। और लेंज ने क्या बताया था, या फैराडे के सेकंड नियम से क्या मिला था कि प्रेरित विद्युत बल जिससे पैदा हो रही है उसी का ये। तो कुंडली जैसे उसमें कुंडली चल रहा है, कुंडली चलने के कारण फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, और फ्लक्स परिवर्तन का प्रेरित विद्युत बल पैदा हो रही है। तो ये बताइए, जब प्रेरित विद्युत बल पैदा हो रही थी क्या उसे विरोध नहीं करेगी? उसकी गति का क्या करेगी? उसमें फ्लक्स परिवर्तन होने कारण प्रेरित विद्युत बल उस पंखे के गति का विरोध करती है। लेकिन वही अगर हम डीसी धारा प्रयोग करें तो क्या विरोध करेगी? कम विरोध करेगी। डीसी धारा में होगा तो विरोध करेगी, फ्लक्स धारा क्योंकि घटा बढ़ता है ना, लेकिन उतना विरोध नहीं करेगी जितना ये विरोध करेगी। कोई दिक्कत है? लेकिन वही इन्वर्टर के बैटरी लीजिए, इन्वर्टर के बैटरी कोई विरोध नहीं करेगी। इन्वर्टर के बैटरी में कोई फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए पंखा तेज चलता है इन्वर्टर के बैटरी से। कोई समस्या है? वो डायरेक्ट करंट है, ये सीधी लग रहा है। आ रहा में? तो इस कंडीशन में आपका धारा जो है दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो कंडीशन आती है कि आपका उसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल रहा है। प्रत्यावर्ती धारा का जो परिमाण और दिशा है समय के साथ बदल रहा है, लेकिन डिस्क धारा का दिशा नहीं बदल रही है। ओनली क्या बदल रहा है? केवल परिमाण बदल रहा है। तो समस्या ये है। तो इस कंडीशन से